हेलो व्यूअर, वेलकम टू डिसेंबर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का टॉपिक है टॉक टू टीचर्स। आज हमारे साथ है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जिनसे आज हम आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है अख्तर हुसैन अंसारी। तो उससे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर का लेना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा ब्रीफली। First of all, I would like to say thank you very much. You have given me opportunity to talk on this topic. As you told my name, Akhtar Ansari. I have completed MA English and I have more than 10 years experience in teaching. थोड़ा बता दूं मैं इसके बारे में, जैसे कि टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव दोनों का मुझे एक्सपीरियंस रहा है। करीब 5 साल से ज्यादा मैंने एकेडमिक पढ़ाया है और ऐसे ही 5 साल से ज्यादा करीब कॉम्पिटिटिव क्लासेस मैंने ली है और दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ सभी जगह पढ़ाया, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो एकेडमिक में सर आपने अराउंड 5 इयर्स जैसा हमारा आपका डिस्कस हुआ था। तो आप थोड़ा सा मुझे बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट एकेडमिक में है उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, और जो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आई एम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो जो भी डिस्कशन होगा तो पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश के रख के हम देखेंगे कि स्टूडेंट को किस तरीके से इंग्लिश में इम्प्रूव करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बताएं तो जब कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस तो उसे लगता है कि मैं कम्प्लीटली पढ़ूंगा, लेकिन वहां पर क्या होता है कि हम थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बेसिक चीजें होती हैं वहां पर डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत ब्रीफली करते हैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है और पूरा कोर्स वहां कराना होता है। तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि पहले वो अपने आप को घर पर तैयार करें, ठीक, एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स वो घर पर दें और जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। और मुझे लगता है शायद ये ऐसा कुछ हर सब्जेक्ट में होता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बेसिक आपके अगर स्ट्रॉन्ग हैं तब आप जो है आगे कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर। अच्छा, आज के जो इस टॉपिक में हम टोटली डिस्कस जो करेंगे वो एजुकेशन पर करेंगे, तो उससे पहले हम जो एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन एक वर्ड ऐसा है कि अपने आप में बहुत वास्ट मीनिंग है इसका, ठीक है, और नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर अवेलेबल, बहुत सारे इसकी डेफिनेशंस है डिफरेंट। हम थोड़ा ब्रीफ में लेके चलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो जब आप डिक्शनरी में देखते हैं एजुकेशन की जो डेफिनेशन है तो आपको मिलता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग और receiving the instructions, systematic instructions, especially at school or an university. तो जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हम सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं। वहां पर प्रोसेस रहता है कि कुछ रिसीव कर रहे हैं और कुछ क्या है गिविंग। जैसे गिविंग की बात करें, टीचर वहां पर इंस्ट्रक्शंस गिविंग करते हैं, इसीलिए एजुकेशन को ऐसे भी कहा जाता है कि इम्पार्टिंग द नॉलेज। इम्पार्टिंग द नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज को प्रोवाइड कराना, नॉलेज को देना। तो वहां पर टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो क्या है प्रोवाइड करा रहे हैं नॉलेज, और रिसीव कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक फंडा रहता है एजुकेशन का। लेकिन अगर हम जनरल मीनिंग में देखें, जनरल सेंस में देखें, तो एजुकेशन से मतलब एक समझ के भी होता है। जैसे आप पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, तो हम उसे कह सकते हैं ये बंदा एजुकेटेड है, इसके अंदर समझ अच्छी है, ठीक। ऐसे एक और छोटी डेफिनेशन आती है एजुकेशन के बारे में, एन एनलाइटमेंट, यानी कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाना जिससे आप चीजों को, अच्छाइयों को, बुराई को समझ सकते हैं, तो वो भी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अच्छा, एजुकेशन का मतलब ऐसा है कि कोई डिग्री ही हमको लेनी है उसके बाद ही हम एजुकेटेड कहलाएंगे, या डिग्री का मैटर नहीं है? ऐसा कोई आदमी जैसे किसी के पास डिग्री नहीं है और फिर भी वो डिसीजन प्रॉपरली ले पा रहा है, उसके पास समझ है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, तो क्या हम उसको एजुकेटेड बोल सकते हैं? नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि हमें सोसाइटी के बेस पर बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है कि इंडिविजुअली मैं या आप बहुत सारी चीजों को नहीं ले सकते। जैसे कि अब यहाँ पर प्रोसेस है, किसी बंदे को जॉब चाहिए, ठीक, किसी कंपनी में जॉब करनी है, कोई किसी को रिसर्च करनी है, तो वहां पर हमारे सोसाइटी में, हमारे पूरे वर्ल्ड में पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि वहां पर सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर विदाउट सर्टिफिकेट हम नहीं कह सकते कि यू आर एजुकेटेड। सपोज आप जा रहे हैं कि रिसर्च करने के लिए पीएचडी करनी है और आप बोलें कि मैं बहुत काबिल हूँ लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का, तो वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम पैरामीटर सेट किए हुए हैं। लेकिन अगर हम जनरल साइंस में देखें, हम उसको अवॉइड करें
तो बंदा एजुकेटेड वो है जिसको नॉलेज है अच्छी, ठीक, जो चीजों की अच्छी समझ रखता है, वो एजुकेटेड है। सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। उसको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी चीज हुई है। मैं भी काफी सोचता था इस चीज को कि अगर कोई बंदा सर्टिफाइड नहीं है किसी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसे एजुकेटेड मानता हूँ, अगर उसके पास समझ है। हाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स कैसे रहे, ड्रॉप आउट द स्कूल, राइट, और नॉर्मली वो कभी स्कूल भी नहीं गए, कुछ ऐसे भी रहे हैं, ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, करेंगे आगे डिस्कस। और आज के टाइम में बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बता दूं, गूगल एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली जो है एक्सपर्ट बंदे को रिकमेंड करती है, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो। तो ये चीज ये एप्लीकेबल हो चुकी है। तो आप ये सोसाइटी भी इस चीज को समझ रही है, हमारी जो दुनिया, हमारा वर्ल्ड है, संसार है, वो भी इसको समझ रहा है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट चाहिए, ना कि ओनली हैविंग अ सर्टिफिकेट। एक एग्जांपल और दूं मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का। जैसे मैं इस फील्ड से हूँ, तो मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ, तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर सर्टिफिकेट मिलेगा? तो मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं दे दूंगा आपको सर्टिफिकेट। जब इंटरव्यू होगा तो आप सर्टिफिकेट ही देना। आप हिंदी में बोलना सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे नॉलेज बहुत है, ये रहा सर्टिफिकेट, तो यू विल नॉट बी सेलेक्टेड। रीजन इज दैट देन आई से देम यू आर द सर्टिफिकेट ऑफ योर सेल्फ। इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर द सर्टिफिकेट ऑफ योर सेल्फ। आप प्रूव करोगे ना कि मैं सर्टिफिकेट में इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, तो ये अपने आप में सर्टिफिकेशन आता है। तो बहुत जगहों पर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आज के समय जैसे आईटी सेक्टर में अगर हम चले जाएं, तो आईटी सेक्टर में वहां पर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लाइव देखा जाएगा कि आप करके बताएं, कोडिंग करें, अगर आप कोडिंग कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। yes. तो ये चीज हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिला रहेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टीचिंग प्रोफेशन? देखिए लास्ट 10 ईयर से आप इस टीचिंग प्रोफेशन में है, तो आप स्पेशली इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? क्यों आए आप टीचिंग प्रोफेशन में? टीचिंग प्रोफेशन को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और मैं ही नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल ये एक्सेप्ट करते हैं कि टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। बाकी में नोबल है, बहुत ऑनरेबल है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और एक तरीके से जब हम टीचिंग कर रहे थे तो हम ऐसा समझ रहे थे वी आर द नेशन बिल्डर, हम राष्ट्र बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वही आगे चल के क्या है राष्ट्र बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का योगदान होता है, और टीचरों को कहा भी जाता है नेशन बिल्डर कहा जाता है उसे। यहाँ पर मैं एक आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक टीचर को जो है ना, एक कुम्हार की तरह होना चाहिए। जैसे कुम्हार के पास कच्ची मिट्टी आती है, वो उसको एक अच्छे से रूप में ढालकर उसे कीमती बना देता है, एट्रैक्टिव बना देता है। तो टीचर को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे कि थोड़ा सिस्टम चल रहा है, टीचर इतना, मोस्ट ऑफ द टीचर इतने अवेयर नहीं है, वो इतना नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज सही नहीं, क्योंकि टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि टीचिंग एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। इसमें आप सिर्फ काम नहीं चला सकते कि बच्चों को कुछ क्वेश्चन याद करा दिया और वो पास हो गए, ऐसा चलता रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स आगे कहीं ना कहीं फेल रहते हैं और वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है। टीचर को सीरियसली इस प्रोफेशन में लेना चाहिए। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हम कुछ बनाने जा रहे हैं, उनका भविष्य बनाने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा प्रोफेशन है, काफी रेस्पेक्ट मिलती है और सब कुछ बढ़िया रहता है। बिल्कुल, टीचिंग प्रोफेशन की बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, जैसे कुछ लोग न चाहते हुए भी टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं और उसके बाद उनका जो आउटपुट होता है वो नहीं दे पाते जैसे आपसे देना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो बाई चांस आते हैं। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंटली आ चुका है अगर इस प्रोफेशन में, तो उसको किन किन चीजों में फोकस करना चाहिए जिससे कि क्वालिटी टीचर में सही बने? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया यहाँ पर। ये टीचिंग में काफी फेमस और कॉमन चीज है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स चूज टीचिंग प्रोफेशन बाय एन एक्सीडेंट। बाय एन एक्सीडेंट का मतलब है कि आ जाते हैं टीचिंग प्रोफेशन में, आना नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छी नॉलेज आती है, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए, बढ़िया हो गए, तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, और काफी टीचर्स ऐसा होता है कि एजुकेशन के साथ साथ वो टीचिंग करते रहते हैं। जब कहीं उनका कहीं सिलेक्शन में आता है तो टीचिंग को छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर सेकेंडरी प्रोफेशन की तौर पर लेते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, और जो बेहतर है टीचिंग प्रोफेशन के लिए वो ये है कि बाय चॉइस आना चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में बाय चॉइस आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यू हैव इंटरेस्ट, और इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन डू मच बेटर। बिकॉज अगर हम किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। विदाउट इंटरेस्ट तो कुछ होगा नहीं।
तो मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी इसको चूज किया तो बाय चॉइस ही मैं आया हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एमए इंग्लिश से पहले एमबीए किया था और फिर मैं उसकी जॉब करने के लिए दिल्ली भी गया था। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब की है, इंडसइंड बैंक में जॉब की है, लेकिन कहीं पर वहां पर मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जॉब के साथ साथ आप एंजॉय उसको नहीं कर पा रहे। जॉब को एंजॉय करना जरूरी होता है, ठीक। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे तो फिर आप शायद उसमें बहुत बेहतर भी ना कर पाए आगे जाके, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ ऐसे नहीं आया कि बस मुझे वहां जॉब में एंजॉयमेंट नहीं है या मैं कर नहीं पा रहा हूं तो मैं इसमें प्रोफेशन में आ गया। मैं जब एमबीए कर रहा था उससे पहले भी मैं टीचिंग में था, पार्ट टाइम टीचिंग में कर रहा था और मुझे टीचिंग में काफी इंटरेस्ट भी था। तो मैंने जब बाद में रियलाइज किया कि मुझे इस ऐसी फील्ड में आना चाहिए जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट हो, यहाँ तो मैं बहुत बेहतर फील कर नहीं पाऊंगा आगे चल के। तो मैंने डिसाइड किया और मैं बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से आया इसमें। एक होता है SWOT एनालिसिस, SWOT SWOT एनालिसिस, आपने भी पढ़ा होगा उसके बारे में। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड T फॉर थ्रेट। तो वो क्या होता है, एक एनालिसिस है। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने एनालिसिस किया तो वहां पर मेरा स्ट्रेंथ जो है टीचिंग ही आ रहा था, तो फिर मैंने टीचिंग को चूज किया। लेकिन ऐसे ही मैंने एमए इंग्लिश किया ताकि मैं अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाऊँ, सर्टिफाइड कर पाऊँ। और वहां पर मैं फर्स्ट क्लास रहा हूँ, अच्छा रहा है मेरा एमए। तो फिर मैंने उसके बाद ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने दिल्ली पढ़ाया, डायरेक्टली दिल्ली उन्होंने भेजा मुझे महिंद्रा में, देन मुरादाबाद और उसके बाद फिर लखनऊ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अचीवमेंट इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कि वो बहुत बढ़िया फील करते हैं। सबसे बढ़िया अचीवमेंट ये टीचर के लिए होता है और वो मैंने बाकायदा रिसीव किया है टाइम टू टाइम और मुझे काफी अच्छा रहा इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, जैसे आपको एकेडमिक का एक्सपीरियंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आपने कराई है, तो बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल करते थे? या कोई टीचर का अगर क्वेश्चन आपसे हो कि बच्चों को जो नॉटी जिसको बोल सकते हैं, वो डिफिकल्ट स्टूडेंट है, समझना मुश्किल है, उनको कैसे हैंडल किया जाए? ये तो काफी अहम क्वेश्चन है एक टीचर के लिए, क्योंकि टीचर के लिए सबसे ज्यादा वैसे ही स्टूडेंट को हैंडल करना इम्पोर्टेंट, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ना चाहता है वो तो इजी या है उसके लिए, खुद तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्लास में दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। तो एक टीचर को सबसे ज्यादा उन्हीं को फोकस करना होता है, क्योंकि वो क्लास का माहौल भी खराब करते हैं, ठीक। और एक बात और भी आती है कि अगर एक टीचर उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है तो फिर वो मैं मानता हूँ वो टीचर नहीं है। टीचर की सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे बच्चों को पढ़ाना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जो एक्चुअली में लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं, उनको पढ़ाना ही सही मानने में टीचर। तो मेरा काफी इसमें इंटरेस्ट रहा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश। रीजन काफी रूखा है, आसपास हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं इंग्लिश को लेकर इतना, और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, एक्सेप्शन थोड़ा बहुत नॉलेज देने में अक्सर के बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शन होते हैं। एक्चुअली होता क्या, ना तो उन्हें सही से इंग्लिश को पढ़ाया गया होता है, ना उन्होंने खुद पढ़ा होता है, तो चीजों को एक्सेप्शन ले जाते हैं। आई थिंक जहां तक मेरा मानना है सर, इसमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ना कि एज अ लैंग्वेज। यस, ये बड़ी मुश्किल चीज रहती है काफी हद तक क्लास में। एक्चुअली में है क्या, देखो चीजें बड़ी डिस्कस करने वाली हैं। जैसे कि किसी चीज की आप नींव रख रहे हैं तो नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखें जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, क्या है कि बच्चों को सर्टेन क्वेश्चन याद करा दिए जाते हैं, ठीक, और वो उसके आंसर लिख देते हैं। तो वहां पर किसी भी लैंग्वेज के ले लीजिए, मैथ्स को ले लीजिए, फिजिक्स को ले लीजिए, बेसिक कहाँ डेवलप हो पाया? जब बेसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो फिर आगे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम वहीं पर आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, मैं बाकायदा मैंने उन्हें काफी एनालाइज किया, तो वहां पर एक चीज निकल कर आती है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। अगर उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं तो इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा, और एक बार इंटरेस्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली दे विल लर्न नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो एवरी सब्जेक्ट वो लर्न करेंगे। क्योंकि एक पॉइंट होता है कि वहां बच्चा पहुंच जाए, उतना अचीव कर ले कि उसकी चीजों को समझ में आने लगे, तो फिर वो आगे निकल जाता है। वो सेल्फ स्टडी भी करना शुरू तो कर देता है। इसमें जो आपने पूछा कि सर आप कैसे हैंडल करते थे, सबसे बेस्ट मुझे जो तरीका लगा इसके अंदर, मैं उन बच्चों को पर्सनली आफ्टर क्लास मिलने के लिए बुलाया करता था, ठीक, कि आप क्लास के बाद मिलो, ठीक। हम उसको मिलते थे, बाकायदा उसको क्वेश्चन पूछकर उसे एनालाइज करते थे, उसका लेवल क्या है, क्योंकि विदाउट जजिंग द लेवल वी कैन नॉट सजेस्ट एनीथिंग। हम उसे सजेस्ट नहीं कर सकते, तो पहले उसका लेवल देखते थे क्या लेवल है, फिर लेवल को समझने के बाद फिर हम उसे पूरा प्लान दिया करते थे कि भाई तुम्हारा ये प्लान है,
कि इतने दिन तो तुम्हें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, और कोई दिक्कत आए तो ये रहा मेरा नंबर, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लास में आते ही हो और चीजों को डिस्कस कर सकते हो। और हमेशा ऐसे टाइम पे बच्चों को गाइड करना तो तुम्हें जल्दी करना है, बेसिक इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 4 to 6 मंथ तो प्रिपरेशन होती है कंपटीशन की, एसएससी की मान लीजिए, एसएससी बैंक की, और जो बेसिक उनको छूटा हुआ तो उन्हें क्या है जल्द से प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता था। तब जब वो उनका प्रिपेयर हो गया तब फिर उनको क्लासरूम की जो स्टडी वो समझ में आती थी। ठीक, मेरे लिए चैलेंज था, जो बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे लिए चैलेंज था, मुझे उसे पढ़ाना था, और यही मेरा अब तक का लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने उन बच्चों को पढ़ा दिया जो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और उनके आप सुनेंगे, मैंने सुने शब्द में क्या, वो मुझसे कहते सर आज पहली बार हमें इंग्लिश समझ आई है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्लास में आना है उनको, सिर्फ पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा आपको ये इस चीज की तैयारी करना है, ये करना है, उनको आके क्लास में बैठना है, बस पढ़ना ही नहीं है। तो उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे एज अ टीचर, या कैसे करते हैं? हाँ, वैसे टीचर के लिए मोटिवेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, टास्क है उसका, और टीचर को मोटिवेटर होना भी चाहिए। अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका क्या था, मैं सिस्टमैटिक और लॉजिकल और इमोशनल दोनों को तरीके से बच्चों को मोटिवेट करता था, क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम सिर्फ ये नहीं सकते कि तुम्हें पैसा कमाना है, जॉब चाहिए, क्योंकि कई बार जॉब भी नहीं अटेंड करती है, माँ बाप के कहने पर आ गए, है ना। तो मैं दोनों चीज लेके चलता था कि भाई लाइफ में कुछ करना है नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं उनका पर्पस पूछता था। अगर किसी का पर्पस नहीं है, यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, सिर्फ टीचिंग में नहीं, कहीं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि विदाउट पर्पस ना हम अपने काम को इफेक्टिवली कर ही नहीं सकते। पर्पस होना बहुत जरूरी है लाइफ का। तो अगर पर्पस नहीं, तो मैं उनसे कहता बेटा पर्पस बनाओ, गोल बनाओ, बहुत जरूरी है, एम सेट करो। उसको बताना कैसे होगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस नहीं आती काम करने में। काफी ज्यादा स्टूडेंट एक दूसरे को देखकर ज्वाइन करते थे, भाई दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, मैं भी कर लूँ, उसके लग जाएंगे, मेरी लग जाएगी, है ना, या पेरेंट्स से कहने पे। तो मैं उनसे कहता था ये बात कि देखिए आपने पेरेंट्स से कहने पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक, आपका कोई पर्पज नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स का पर्पज है, उनका ड्रीम है। क्या तुम अपने माँ बाप का ड्रीम तोड़ना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते कि उनका ड्रीम अचीव हो? उन्होंने पैसा खर्च करके और बहुत ही उम्मीद करके तुम्हें यहाँ भेजा है, तो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें पेरेंट्स का एक तरीके से रेफरेंस देकर, ठीक, हाँ, और मैंने पूछा था कि भाई तुम फैमिली में बड़े हो छोटे हो, तो अगर बड़ा है फैमिली में तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम करके दिखाओगे तो छोटे भी करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर वो फैमिली में छोटा है तो मैं कहता था कि छोटा तुम करके दिखा दोगे तो बड़े भी हैरान हो जाएंगे कि भाई छोटे ने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इमोशनली भी मैं उनको मोटिवेट किया करता है। टीचर को स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं।